हेलो एवरीवन, मैं जीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का फॉरम आईएएस हिंदी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप थंबनेल के माध्यम से समझ सकते हैं कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मौद्रिक नीति समिति के बारे में। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये लगातार एक तो न्यूज़ में बनी रहती है, हाल ही में इसको न्यूज़ में भी देखा गया था, और क्योंकि प्रीलिम्स 2026 आपके बहुत ज़्यादा नज़दीक है तो ऐसे में ये जो टॉपिक है यहाँ से बैंकिंग सेक्टर से, आपको पता ही ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है बैंकिंग सेक्टर, और इस सेक्टर से ये जो टॉपिक है यहाँ से यूपीएससी कई बार सवाल भी पूछ चुका है। तो ऐसे में आइए मौद्रिक नीति समिति के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस लेक्चर में हम क्या क्या समझेंगे, क्या क्या मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले वो समझ लीजिए। तो देखो, न्यूज़ में क्या था कि आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी, और यहाँ पर हुआ ये था कि क्योंकि आरबीआई क्या करता है कि इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के तहत आरबीआई को टारगेट मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि भाई उनको मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। कितना करना है? 2 to 6% के बीच, है ना, जिसको हम कहते हैं 4+-2 टारगेट मिला इन्फ्लेशन को आरबीआई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यहां पर कोई भी चेंजेस उन्होंने नहीं किए थे। ठीक है, द आरबीआई पॉलिसी रेट विल रिमेन अनचेंज एट 5.25%। तो इसलिए काफी ज्यादा ये न्यूज में आ गया था। तो यहां पर हम आइए आज पूरा बेसिक जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का हम सीख लेते हैं। तो देखिए लेक्चर में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जो टॉपिक की आउटलाइन है, देखो जो भी, क्योंकि हिंदी माध्यम का ये चैनल है तो मैं इस बात का भी ख्याल रखूंगा कि आपको सारी की सारी चीजें, जो जितने भी की टर्म्स है वो हिंदी में भी बताए जाएं। साथ ही साथ क्योंकि इकोनॉमी में मेरा ऐसा मानना है कि जो ये बैंकिंग सेक्टर की टर्म्स है, अदर जो की टर्म्स है उनको इंग्लिश में भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आपका क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सको। तो दोनों इंग्लिश और हिंदी में दोनों तरीके से मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। तो सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को जानने से पहले हम यहाँ पर जानेंगे मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के बारे में, जो कि 2015 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 2015 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई के बीच। ठीक है, तो भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच जो है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट होता है, और इस एग्रीमेंट से पहले की क्या कहानी है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिर जब हम ये समझ लेंगे तो हम जानेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो मौद्रिक नीति समिति है, उसका कंपोजिशन क्या है, कितने उसमें मेंबर्स हैं, ठीक है, क्या कोरम है ना, मतलब कितने लोगों को मिलके जो है मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, डिसीजन मेकिंग किसकी होती है, टेन्योर क्या होता है, ये बेसिक चीजें यहाँ पर हम जानेंगे। ठीक है, टारगेट क्या है इन्फ्लेशन का, जो है सीपीआई के बेस पे जो है 4+-2 वाला। ठीक है, इसके बाद आरबीआई जो है मार्केट में क्रेडिट को कंट्रोल करता है अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहले जो है मात्रात्मक टूल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो क्वांटिटेटिव टूल्स हम जिसको कहते हैं। जैसा आपने सुना होगा रेपो रेट, जो नए बच्चे हैं वो भी अच्छे से सीख जाएंगे, और एक रिवीजन हो जाएगा जो बार बार पढ़ते हैं इस टॉपिक को। एक आपने सुना है रिवर्स रेपो रेट, है ना, RRR का मतलब ये वो वाली RR मूवी नहीं है ना राइज रिवोल्ट वाली मूवी नहीं है, ये मत समझ लेना। ठीक है, इसके बाद आपने पढ़ा होगा ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा MSF के बारे में, आपने पढ़ा होगा SDF के बारे में, एटसेट्रा। बहुत सारे अलग अलग क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, वो मात्रात्मक टूल्स हैं जिनके माध्यम से आरबीआई क्रेडिट को यानी कि हिंदी में अगर हम कहें तरलता कहना ज्यादा अच्छा होगा, लिक्विडिटी कहना ज्यादा अच्छा होगा, कि मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। ऐसे ही आपके जो है क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं, क्वालिटेटिव होते हैं गुणात्मक, है ना, क्वालिटेटिव होते हैं गुणात्मक टूल्स, और इनसे आरबीआई डिसाइड करता है कि जो क्रेडिट है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, है ना, ओवरऑल कंट्रोल करता है उसकी डायरेक्शन को, और क्रेडिट को रेगुलेट करने के लिए होते हैं अलग अलग टूल्स होते हैं। जैसे आपने सुना होगा मोरल सुइजन के बारे में, आपने सुना होगा डायरेक्ट एक्शन के बारे में, आपने सुना होगा यहाँ पर बेसिकली कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन के बारे में। अलग अलग क्वालिटेटिव टूल्स हैं, इसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इस पूरे लेक्चर में हम ये 4 बेसिक चीजें सीखेंगे, विद डिटेल सीखेंगे। कल को प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अगर आप ये वीडियो पढ़ते हो या इस वीडियो को पूरा देखते हो और अच्छे से इस पे नोट्स प्रिपेयर करते हो और थोड़ा अच्छे से रिवाइज करते हो, तो इसके आसपास से जो सवाल आएगा, ट्रस्ट मी, आप उसको बहुत आसानी से कर ले जाओगे। और इसको करने के बाद
मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि यूपीएससी के जो पीवाईक्यूज हैं उन पीवाईक्यूज को लगा के देखिएगा इस टॉपिक के बिहाफ पे, उसको भी बहुत आराम से आप कर ले जाएंगे। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं हम सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समझौते के बारे में। देखो ये जो समझौता है, वैसे तो ये समझौता जो है वो 2015 में होता है, तो 2015 से पहले एक्चुअली क्या होता था, मतलब जब तक ये मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट नहीं हुआ था उससे पहले एक्चुअली होता क्या था। तो उससे पहले जो भी बेसिकली मार्केट में लिक्विडिटी कंट्रोल के लिए जो स्टेप्स लिए जाते थे वो एक तरफा जो है आरबीआई लेता था। ठीक है, तो आरबीआई की पूरी तरीके से वीकेंड से तो मोनोपोली है, पूरी तरीके से अगर मैं कहूं तो आरबीआई ही वो फाइनल अथॉरिटी होता था जो कि 2015 से पहले जो है जो भी रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होते थे ये सब डिसाइड करता था कौन, आरबीआई, है ना। आरबीआई कौन था पहले, एक फाइनल अथॉरिटी था। ठीक है, फिर एक कमेटी बनी उर्जित पटेल कमेटी, है ना। उस उर्जित पटेल कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी, क्या सुझाव दिए, सुझाव दिए कि भाई हमारे यहाँ पर एक मॉनेटरी ऐसा एक एग्रीमेंट होना चाहिए और उस एग्रीमेंट के बिहाफ पर कहीं ना कहीं इसमें एक जो हम बेसिकली मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल करना चाहते हैं, जिन टूल्स के माध्यम से जो भी इंटरेस्ट रेट या जो भी दर जो होती हैं उनको हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं पारदर्शिता आनी चाहिए, फाइनल अथॉरिटी आरबीआई नहीं होनी चाहिए। तो उनके सुझाव पर, उर्जित पटेल कमेटी के सुझाव पर ये एग्रीमेंट जो है किया गया। इवन इसी के बिहाफ पर अगर आप देखेंगे तो एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, मौद्रिक नीति समिति का भी गठन हुआ। कब, 2016 में। कब होता है, 2016 में। और इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को वैधानिक दर्जा दिया जाता है आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। वैधानिक मतलब स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया जाता है। ठीक है, अब यहां पर अगर आप बात करोगे कि जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है 2015 का, ये दो बेसिकली अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच एंड आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि जो केंद्र सरकार है, यानी कि जो भारत सरकार है, वो टारगेट देती है आरबीआई को, भारतीय रिजर्व बैंक को, कि आप मार्केट में इन टूल्स के माध्यम से लिक्विडिटी को कंट्रोल करेंगे। कैसे कंट्रोल करते हैं वो तो मैं आगे बताऊंगा आपको। और यहां पर आपको जो है टारगेट दिया जाएगा इन्फ्लेशन का 4+-2 यानी कि 2 से लेकर 6% के बीच। जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर इन्फ्लेशन टारगेट कितना दिया जाएगा, 2% से लेकर 6% के बीच आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। और आरबीआई जो है सीपीआई के बिहाफ पे इन्फ्लेशन जो आधार है वो सीपीआई है ना। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में कभी और जानेंगे, जिसको ये कंसीडर करते हैं बेसिकली रिटेल लेवल पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए 2 to 6%। डब्ल्यूपीआई नहीं है उसमें, तो सीपीआई डब्ल्यूपीआई किसी और वीडियो में जानेंगे। ठीक है, अब यहां पर है मेंबर्स। ठीक है, जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई तो इस बात पे बहुत विवाद हुआ कि किसके कितने मेंबर रहेंगे। अब मेंबर बेसिकली ज्यादा कोई क्यों चाहेगा, वो इसलिए चाहेगा कि जब वोटिंग हो तो फैसला जो है वो हमारे पक्ष में आए हमेशा, है ना। क्योंकि जिसकी ज्यादा मेजॉरिटी उसकी तरफ ही क्या है चीजें झुक जाती हैं, उसकी तरफ ही क्या है उसके हिसाब से ही डिसीजन लिए जाते हैं। तो इस केस में क्या हुआ था कि यहां पर है ना 3 मेंबर फ्रॉम द आरबीआई, ऐसा डिसाइड हुआ कि टोटल इसमें एमपीसी में 6 मेंबर रहेंगे एंड 3 जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइड से रहेंगे। 3 कहां से रहेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइड से रहेंगे। तो टोटल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर्स हुए, 6 मेंबर्स हुए। तो ये थी कहानी पूरी मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की। और यहां पर जो टारगेट है वो कितने साल के लिए दिया जाता है, इन्फ्लेशन का टारगेट 5 ईयर्स के लिए दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार के द्वारा। किसको दिया जाता है, आरबीआई को दिया जाता है। ये बात याद रखिएगा। अगर आरबीआई फेल हो जाती है ना कि यहां पर 2 to 6% के बीच इन्फ्लेशन को मेंटेन करने में फेल हो जाती है ना, ठीक है, तो आरबीआई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक रिटर्न रिपोर्ट देनी पड़ती है कि फेलियर के ये रीजन थे, ठीक है, और इससे उभरने के लिए हम ये स्टेप लेने वाले हैं। तो रिटर्न में रिपोर्ट भी जमा करानी पड़ती है भारत सरकार को, किसके द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। तो ये थी पूरी कहानी मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की। अब हम आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ने में अब हम देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। अब जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि 2015 में उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन पर यह फ्रेमवर्क एग्रीमेंट होता है और 2016 में जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो बनाई जाती है। ठीक है, कब बनाई जाती है? 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई जाती है। इसमें जो सबसे खास चीज होती है कि सबसे पहले इसको जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम एक्ट जो है 1934 का जो ये अधिनियम है, इसके तहत सबसे पहले इसको क्या दिया जाता है? एक वैधानिक दर्जा दिया जाता है। वैधानिक है ना, हिंदी में इसके लिए वर्ड यूज होता है वैधानिक, और एक वर्ड और यूज होता है दैट इज सांविधिक। सांविधिक, तो सांविधिक निकाय का इसको दर्जा दिया जाता है कि स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। जब कंपोजिशन की बात आती है तो मैं पहले ही यहां पर बता चुका हूं कि टोटल इसमें 3 मेंबर फ्रॉम द आरबीआई एंड 3 मेंबर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइड। ठीक है, कि 3 जो है वो आरबीआई की ओर से होते हैं और 3 जो सदस्य होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार की तरफ से होते हैं, जो कि भारत सरकार खुद उनको नॉमिनेट करती है। ठीक है, अब टेन्योर या टर्म्स की अगर हम बात करें, जैसे आरबीआई में 3 आरबीआई के मेंबर कौन कौन रहेंगे, अगर हम बात करें तो 3 आरबीआई के मेंबर कौन कौन से रहेंगे? 3 आरबीआई के मेंबर कौन कौन से रहेंगे? तो याद रखिएगा कि जो गवर्नर ऑफ आरबीआई है ना, गवर्नर ऑफ आरबीआई जो है वो सो इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। एक्स ऑफिशियो, अच्छा, एक्स ऑफिशियो के लिए जो वर्ड यूज होता है ना वो होता है पदेन अध्यक्ष। क्या वर्ड यूज होता है? पदेन अध्यक्ष। इस पदेन अध्यक्ष का मतलब क्या है? इस पदेन अध्यक्ष का मतलब यह है कि जब भी ये मीटिंग मिलेगी, इस मीटिंग को चेयर कौन करेंगे? स्पेशली यहां पर गवर्नर ऑफ आरबीआई करेंगे। ठीक है, एक यहां पर एक मेंबर जो होते हैं वो डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। कौन होते हैं? डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। और एक मेंबर जो है यहां पर जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है ना, केंद्रीय जो बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है एक, है ना, आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है एक मेंबर वो नॉमिनेट करते हैं, नॉमिनेट होता है। ठीक है, याद रहेगा, एक मेंबर यहां पर नॉमिनेट होता है। ये है 3 मेंबर आरबीआई के, और जो 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं वो नॉमिनेट कौन करता है? उनको नॉमिनेट किए जाते हैं। कौन करता है नॉमिनेट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करेगी, सिंपल सी बात है। अब इनका जो टेन्योर है ना वो 4 इयर्स का होता है। कितने इयर्स का होता है? 4 इयर्स का, 4 साल का ये टेन्योर होता है। कितने साल का होता है? 4 साल का ये टेन्योर होता है आरबीआई के इन बेसिकली जो 3 जो मेंबर हैं जो आरबीआई में इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आते हैं। इनको एक्सटर्नल मेंबर्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं मीटिंग की, कि मीटिंग में भाई ये कितने बार मिलते हैं, है ना। नॉर्मली अगर आप देखोगे नॉर्मली तो हर क्वार्टर के बाद मिलना चाहिए, तो एक साल में बेसिकली 4 बार, लेकिन मिलते उससे ज्यादा बार ही है। प्रावधान इतने का है कि हर क्वार्टर में एक बार मिला जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है डिसीजन। डिसीजन कैसे लेंगे भाई? मेजॉरिटी से डिसीजन लेंगे, है ना। डिसीजन कैसे लेंगे? हमेशा वोटिंग से लेंगे। और जो बराबरी की स्थिति में जो कास्टिंग वोट है वो कौन डालेगा? भाई सिंपल सी बात है, जो बराबरी की स्थिति में लास्ट जो वोट है वो कौन डालेगा? ये डालेंगे गवर्नर ऑफ आरबीआई डालेंगे, जो पदेन अध्यक्ष है इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। ठीक है, साथ ही साथ यहां ये कोई भी डिसीजन अगर लेते हैं मान लो, ठीक है, तो याद रखना कि ये जो डिसीजन है, ये जो निर्णय है ना, ये निर्णय आरबीआई पर ना बाध्यकारी होगा। एक खास बात यहां पर मैं बता देता हूं, आरबीआई पर क्या होगा? ये जो निर्णय यहां पर ये लेंगे बाध्यकारी होगा। बात आती है कोरम की। कोरम वर्ड को समझिए आप। कोरम वर्ड का मतलब ये है कि भाई जब भी मीटिंग होगी तो मीटिंग होने के लिए कितने मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है, कि इतने मेंबर हो जाएंगे तो मीटिंग हम स्टार्ट कर देंगे। तो याद रखिएगा कोरम जो है वो 4 मेंबर्स का है। कितने मेंबर्स का है? 4 मेंबर की। 4 मेंबर मिलेंगे तो मीटिंग शुरू हो जाएगी, है ना। स्टार्ट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है एक मेंबर आया मीटिंग शुरू हो गई, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है कोरम। तो आई होप यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में कि स्टैट्यूटरी स्टेटस से लेकर क्या कोरम है, कितने सदस्य हैं, कितना टेन्योर है, कौन कौन कहां से आता है, ये भी आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अब मैं एक चीज यहां पर कुछ ऐड कर देता हूं आप लोगों के लिए, दैट इज कि मैंने आपको ये कहा कि मार्केट में जो लिक्विडिटी है ना,
लिक्विडिटी को याद रखना हिंदी में कहते हैं तरलता। तरलता, ठीक है। कैसे कंट्रोल होती है मार्केट में लिक्विडिटी, इस चीज को समझो। देखो, अगर मैं बात करता हूं कि मान लीजिए, अगर एक एग्जाम्पल मैं देता हूं कि अगर इंटरेस्ट रेट जो है, यानी कि ब्याज दरें अगर बढ़ा दी जाएं, ये जो साइन है ये बढ़ाने का है, ठीक है। तो होगा क्या कि जो बैंक्स के पास पैसा आएगा वो कैसा आएगा, महंगा आएगा कि सस्ता आएगा? तो सिंपल सी बात है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट क्या है, ज्यादा है। अब बैंक भी इस पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो कमाने की सोचेगा ही। जब ये प्रॉफिट कमाने की सोचेगा, इसका मतलब ये जब जनता तक जाएगा तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट रहेगा। तो ऐसे में जब ज्यादा इंटरेस्ट रेट हो, मान लो आज जो होम लोन है नॉर्मली अगर हम देखें वेरी करता है बैंक टू बैंक, लेकिन एक एवरेज लगा लो 7.10% के हिसाब से एक एवरेज लगा लो सरकारी बैंक में, ठीक है। इसी को बढ़ाकर 12% कर दिया जाए तो क्या लोग बैंक बेसिकली घर खरीदने के लिए लोन लेंगे? बहुत कम लोग लेंगे, शायद मैं ही ना लूं, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं करवाऊंगा 12%। इसलिए अगर आप देखोगे तो लोग पर्सनल लोन लेने से बचते हैं, है ना। तो नॉर्मली इस केस में ऐसा है, गाड़ी के लिए जो लोन लेते हैं वो बढ़ा दिया जाए तो व्हीकल लोन, है ना। तो ऐसे में क्या होगा कि जैसे जैसे आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे, बैंक को भी वो थोड़ा जो जनता तक जो पैसा है वो थोड़ा महंगा इंटरेस्ट ब्याज दर पर मिलेगा, और महंगे ब्याज दर पर जनता को पैसा मिलेगा तो जनता जो है पैसा नहीं लेगी, और जब जनता पैसा नहीं लेगी तो यहां पर क्या होगा, मार्केट में जो तरलता है वो घट जाएगी। ये लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का एक तरीका हुआ। अब मान लो लिक्विडिटी को बढ़ाना है, पहले केस में क्या था, तरलता को बढ़ाना था, सॉरी घटाना था, और अब तरलता को बढ़ाना है। तरलता को बढ़ाना है यानी कि हमें जैसे मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस पढ़ोगे आप, 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। इसमें आप मान लो अकोमोडेटिव पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट को अब कम कर दो, तो बैंक क्या करेगा, अपने इंटरेस्ट रेट भी कम कर देगा, जनता को कम ब्याज दर पे पैसा मिलेगा। मान लो यही 10 पॉइंट ये है, ये 5% पे मिलने लग जाए, 6% पे मिलने जाए तो जनता खूब लेगी, घर लेना अफोर्ड कर पाएगी, है ना। तो तरलता मार्केट में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से मार्केट में पैसा कंट्रोल करता है आरबीआई। लिक्विडिटी, तरलता को कंट्रोल करता है आरबीआई, इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर और घटाकर। तो अब जो भी क्वांटिटेटिव टूल्स मैं बताऊंगा तो तुरंत आपको समझ में आ जाएंगे। चलो एक एक करके समझाता हूं सारे के सारे क्वांटिटेटिव टूल्स। ये यहां पर जो आपको दिख रहा है ये क्वांटिटेटिव टूल्स है ना। मात्रात्मक टूल्स बोलते हैं इनको बेसिकली, है ना। ये मात्रात्मक उपकरण, हिंदी में अगर कहना है तो आप इसको कह सकते हो मात्रात्मक उपकरण, ठीक है, जिनके माध्यम से आरबीआई मार्केट में पैसे को, तरलता को, लिक्विडिटी को या तो घटाता है या बढ़ाता है। आइए कैसे घटाता है कैसे बढ़ाता है समझाता हूं। सबसे पहले समझिए रेपो रेट, हिंदी में इसको कहते हैं रेपो दर, है ना। रेपो रेट क्या है भाई, एक साइड आपका यहां पर लगा लीजिए आपका आरबीआई है और यहां पर आपके बैंक्स हैं, ठीक है। तो बैंक्स क्या करते हैं, आरबीआई से कुछ पैसा उधार ले लेते हैं, ठीक है। तो आरबीआई कुछ तो कहीं ना कहीं कुछ तो ब्याज लेगा ही ना, और जिस इंटरेस्ट रेट पर, जिस ब्याज दर पर आरबीआई पैसा लेगा उसी को क्या कहेंगे, सॉरी बैंक्स पैसा लेंगे उसी को क्या कहेंगे, रेपो रेट। आसान है ये, ठीक है। ये तो पीसीएस वगैरह में मिल जाए तो मिल जाए देखने को, यूपीएससी में तो रेयर चांस है। रिवर्स रेपो रेट में उल्टा हो जाता है, इधर रख लीजिए आरबीआई और इधर रख लीजिए बैंक्स, ठीक है। अब बैंक्स क्या कर रहे हैं कि आरबीआई क्या ले रहा है, जिस ब्याज दर पर आरबीआई उधार ले रहा है बैंकों से, है ना, वो ब्याज आरबीआई अगर उधार ले रहा है तो वो क्या कहलाता है, रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। क्या कहलाता है, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, याद रखना। ये भी अब देखो रेपो रेट बढ़ा दी जाए तो आरबीआई जो पैसा देगा बैंक्स को वो कैसा देगा, महंगा देगा, मतलब 5.25 दिखा रहा था पीछे, इसको 7 कर दें तो जनता तक जाते जाते ये महंगा होगा। तो जनता कम ब्याज, बेसिकली कम ब्याज अफोर्ड करना चाहेगी या ज्यादा ब्याज, बहुत कम लोग ब्याज लेंगे, मतलब कम ब्याज पे पैसा लेंगे, तो इसका मतलब लिक्विडिटी को कंट्रोल कर दिया इन्होंने, ठीक है। अगर मान लो बैंक रिवर्स रेपो रेट, नॉर्मली क्या होता है रिवर्स रेपो रेट कम होती है, रेपो रेट ज्यादा होती है। मान लो बैंक क्या करे,
बहुत ओवर एक्सेसिव लिक्विडिटी है मार्केट में, तो रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगा आरबीआई। तो बैंक हमें और आपको पैसा देने की बजाय वो पैसा कहाँ देंगे, देना पसंद करेंगे, आरबीआई में। क्यों? क्योंकि हमें देंगी तो शायद सेफ नहीं है, आरबीआई में वो पैसा दे तो सेफ भी है। ठीक है, तो ये होता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं बैंक रेट की। हिंदी में इसको कहते हैं बैंक दर। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? बैंक दर। बैंक दर क्या होती है? देखो, रिवर्स जो बैंक रेट है, आरबीआई लॉन्ग टर्म बोरोविंग देता है। ठीक है, जो अपने क्लाइंट्स होते हैं ना, उनको लॉन्ग टर्म यानी कि जो दीर्घ अवधि के लिए पैसा देता है। जैसे कौन कौन से हैं उसके क्लाइंट, कौन कौन से हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, स्टेट गवर्नमेंट है ना, बैंक्स हैं। ठीक है, इनको लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसा देगा, उस जिस ब्याज दर पर पैसा देगा, वो क्या कहलाएगा? बैंक रेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बैंक रेट कहलाएगा। ठीक है जी। इसके बाद अब आती है बात सीआरआर की। आइए सीआरआर भी समझाता हूं। सीआरआर को हिंदी में क्या कहते हैं? नगद आरक्षित अनुपात। क्या कहते हैं? जहां टफ वर्ड है वो मैं लिख दूंगा, नगद आरक्षित अनुपात। क्या होता है नगद आरक्षित अनुपात? भाई सिंपल सी बात है, आरबीआई के पास जो बैंक्स हैं वो कुछ पैसा जमा करवाते हैं। किस लिए? मान लो 100 रुपए कोई जमा आई, उसमें से 10 रुपए जमा करा दिए। क्यों? ताकि कोई भी किसी भी प्रकार का कल को बैंकिंग में खतरा आया है ना, कोई भी किसी भी प्रकार का लिक्विडिटी क्रंच आया ना, कोई भी किसी भी प्रकार का इशू आया ना, उसमें क्या करना है आपको? कोशिश करनी है कि भाई वो पैसा यूटिलाइज हो जाए यहां पर। ठीक है, तो नगद आरक्षित अनुपात यानी कि कैश रिजर्व रेशियो जो है वो याद रखिएगा, केवल और केवल नगद में रखा जाता है। बैंक आरबीआई के पास कैसे रखता है? केवल और केवल नगद में रखता है। ठीक है, और किस लिए रखता है? किस लिए ऐसे रखता है? ताकि मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच आने पर, कोई भी अनफोर्सीन रिस्क होने पर इस पैसे का यूज किया जा सके। ठीक है, याद रखिएगा कि यह केवल नगद में रखा जाता है। कौन सा? कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। इसलिए नाम याद है, नगद आरक्षित अनुपात। ठीक है, अब ये मान लो इससे कैसे लिक्विडिटी कंट्रोल होगी? इससे ऐसे लिक्विडिटी कंट्रोल होगी कि सीआरआर बढ़ा दो, तो अपनी कुल जमा का बहुत ज्यादा प्रतिशत आरबीआई को 30% कर दो, तो आरबीआई के पास जमा कराना पड़ जाएगा। 70% पे आप लोन दे सकते हो, है ना। इसके बाद एक अगला वीडियो जो आएगा वो मनी मल्टीप्लायर पे आएगा, कि मनी को मल्टीप्लाई कैसे करता है बैंक, उसके बारे में बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो। ठीक है, यूपीएससी में पूछा भी गया है। तो ऐसे नगद बेसिकली क्या करता है? आरबीआई कंट्रोल करता है लिक्विडिटी को इन द मार्केट। तो यहां पर अब ये अगर मान लो लिक्विडिटी बढ़ानी है, इसको कम कर देगा, लिक्विडिटी कम करनी है, इसको बढ़ा देगा। और ऐसा ही सवाल यूपीएससी ने पूछा था कि इनमें से क्या नहीं करेगा आरबीआई, क्या करेगा लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए, क्या नहीं करेगा आरबीआई लिक्विडिटी कंट्रोल करने के लिए। और एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पर। उन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, अब आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, अगला स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी को हम वैधानिक कह सकते हैं, एक तो हम कह सकते हैं वैधानिक तरलता अनुपात या सांविधिक तरलता अनुपात। इस केस में क्या होता है? आरबीआई जो है, जो बैंक्स जो है, इसमें खास बात क्या है? बैंक जो है बैंक अपने पास जो आरबीआई डिसाइड करता है ना कि इतना एसएलआर रहेगा, तो बैंक अपने कुल जमा का कुछ हिस्सा जो कि आरबीआई डिसाइड करता है वो अपने पास रखते हैं, अपने अलग। जैसे मान लो कि 2 तिजोरियां हैं, एक तिजोरी ए है, एक तिजोरी बी है। तो मान लो इस तिजोरी से आप लोन दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, यहां जमा कर दो। आरबीआई कह देगा ये तिजोरी एसएलआर है और बैंक के अंदर ही रखी हुई है। तो आरबीआई क्या करता है? एसएलआर डिसाइड करता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और उस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जब एसएलआर डिसाइड करती है तो बैंक जो है अपने पास कुल अपनी जमा का, कुल नगद का, कुल जमा का अपने पास कुछ परसेंटेज रख देता है, विच इज डिसाइड बाय अगेन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। जो भी होगा 20% है, 19.5% है। लिक्विडिटी को कैसे कंट्रोल करेंगे? तरलता बढ़ानी है मार्केट में तो इसको कम कर दो, 5% कर दो 20 से। तरलता कम करनी है तो इसको बढ़ा दो, उल्टा है। ठीक है,
हाँ जी, इसके बारे में भी आपने जरूर पढ़ा होगा। इसको हिंदी में कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन को खुला बाजार परिचालन। क्या कहते हैं? खुला बाजार परिचालन। ठीक है, इसको चलो एक अलग स्लाइड में समझाता हूं। आप ऐसे समझो कि ये क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है ना, इसको कहते हैं हिंदी में सरकारी प्रतिभूतियां। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उनको सेल करता है आरबीआई और परचेज करता है। किसके तहत? ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत। अब मान लीजिए कब सेल करेगा और कब परचेज करेगा। ये कंडीशन 1। सेल कब करेगा? जैसे मान लो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर देता है मार्केट में, तो मार्केट में आरबीआई अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगा तो बदले में पैसा ले लेगा। बदले में पैसा ले लेगा और जी सिक्योरिटी का जो पेपर है, इंटरेस्ट रेट वाला जो पेपर है ना, वो पेपर कहीं ना कहीं दे देगा किसको? मार्केट में चला जाएगा। तो इससे क्या होगी? लिक्विडिटी मार्केट में कंट्रोल हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेल करने पर लिक्विडिटी कम हो जाएगी। परचेज करने पर क्या होगा कि वापस जो पेपर दिया था गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, उसे बोलेगा भाई वापस दो, मैं तुम्हारे पैसे दे रहा हूं। तो परचेज करने पर लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, तरलता बढ़ जाएगी। दोबारा समझाता हूं। सेल करना मतलब आरबीआई, मान लो ये एक पेपर है मेरे हाथ में, आप इसको समझो कि ये एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का पेपर है, इस पे सब कुछ लिखा हुआ है कि कितना ब्याज मिलेगा आपको, और मैंने कहा कि भाई साहब ये रखो, आपको इतना ब्याज मिलेगा, बदले में कैश ले लिया। तो अब जो मार्केट में कैश है, मार्केट में जो लोग खड़े हुए हैं, यहां पर 8-10 लोग हैं, तो मार्केट में जो कैश है उनसे मैं ले लूंगा, बदले में पेपर दे दूंगा। तो लिक्विडिटी कम हुई कि नहीं हुई बाजार में? हो गई। अब दूसरा केस ले लो। अब मैं आरबीआई से यहां पर कह रहा हूं भैया ऐसा करो, वापस लो पेपर अपना, ये लो अपना पेपर, है ना, ये लो अपना पेपर, और वापसी मुझे मेरा कैश दे दो और ब्याज सहित दे दो। तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गई। ये होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, तो सेल करने से लिक्विडिटी कम हो जाती है, परचेज करने से मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है। ठीक है, चलो ये हो गया। आती है बात मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को हिंदी में कहते हैं स्थाई, नॉट स्थाई, मार्जिनल को कहते हैं सीमांत स्थाई सुविधा। सीमांत स्थाई सुविधा कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, मान लो कि सारे के सारी जितने भी विंडोज थी गवर्नमेंट की, जितनी भी विंडोज थी आरबीआई से पैसा उधार लेने की, है ना, उस विंडो के तहत गवर्नमेंट ने जो है पैसा ले लिया, आरबीआई ने जो है बेसिकली आपको गवर्नमेंट ने पैसा ले लिया, बैंक्स ने जो है पैसा ले लिया। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि अभी भी और भी रिक्वायरमेंट है, ओवरनाइट लिक्विडिटी, और भी पैसा चाहिए, अल्पकालिक पैसा चाहिए, केवल 1 दिन के लिए पैसा चाहिए, 2 दिन के लिए पैसा चाहिए, 1-2 दिन के लिए। तो ओवरनाइट लिक्विडिटी में क्या हो सकता है, ओवरनाइट लिक्विडिटी में क्या होगा कि यहां पर एमएसएफ के तहत आप पैसा ले सकते हो। याद रखना, अपनी कुल जमा का 2% ले सकते हो। बैंक्स अपनी कुल जमा का कितने प्रतिशत ले सकते हैं? 2%। मैं इसको हटा देता हूं 1 सेकंड। बैंक अपनी कुल जमा का कितने प्रतिशत ले सकते हैं एमएसएफ के तहत? 2%। हालांकि कोविड में ये 3% कर दिया था, फिर से घटा के 2% कर दिया, स्टैंडर्ड है ये। इस पे ब्याज दर ज्यादा है ना, याद रखना। अब बात आती है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है इसको कहते हैं स्थायी जमा सुविधा। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, स्थायी जमा सुविधा। ये जो टर्म है ये 2022 में न्यूज में आई थी। ये जो टर्म है 2022 में न्यूज में आई थी। तो एक्चुअली हुआ क्या कि मार्केट से एक्सेस लिक्विडिटी जो थी मार्केट में, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आरबीआई ने क्या किया कि एक स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी नाम का टूल बेसिकली इंट्रोड्यूस किया मार्केट में। और ये कहा कि जनरली आरबीआई क्या होता है, आरबीआई क्या करता है कि भाई अगर आपको कोई भी आरबीआई ब्याज पे पैसा ले रहा है या दे रहा है, बदले में आपको कोलेटरल देगा। कोलेटरल मतलब एक गारंटी, पार्श्विक बोलते हैं उसको हिंदी में। तो कोलेटरल देगा। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के तहत
बैंक्स अपना जो सरप्लस पैसा है वो किसके पास जमा करवा सकते हैं? आरबीआई के पास जमा करा सकते हैं, बिना कोलेटरल के। किसके बिना? बिना कोलेटरल के, बिना से पार्श्विक के जमा करवा सकते हैं, और उस पे ब्याज मिलेगा, बहुत कम मिलेगा लेकिन ब्याज मिलेगा, अपना ब्याज भी कमा सकते हैं। तो बैंक क्या कर सकते हैं, कैसे, अगर कोई ऑप्शन आया तो किस तरीके से सही होगा कि बैंक पार्क देयर सरप्लस, है ना, विद आरबीआई टू अर्न इंटरेस्ट विदाउट कोलेटरल बैकिंग। ठीक है, बिना कोलेटरल के, बिना पार्श्विक के अपना जो सरप्लस पैसा है, अधिशेष पैसा है, उसको जमा करवाता है आरबीआई के पास, बैंक जमा कराते हैं और उस पर उनको बहुत कम ब्याज दर जो है मिलती है, ब्याज मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। क्या है? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ठीक है, अब ऐसे ही आपका अलग अलग यहां पर चीजें और भी आ जाती हैं पैरेलली कि भैया अब ये बताइए कि ये जो टूल्स हैं, है ना, यहां पर अब टूल तो हो गए क्वांटिटेटिव, अब बात करते हैं हम क्वालिटेटिव टूल्स की। भैया ये क्वालिटेटिव टूल्स क्या है ना, ये मात्रात्मक के साथ साथ तो हम समझ गए, अब ये गुणात्मक टूल भी बता दो। गुणात्मक उपकरण क्या है, इनके बारे में भी बता दीजिए। ठीक है, ये क्या है? आरबीआई इस गुणात्मक उपकरण के माध्यम से एक तो ऋण की उत्पादकता, दो चीज याद रखना, दो वर्ड याद रखना, एक तो ऋण की उत्पादकता की जो क्रेडिट है ना, उसकी एक प्रोडक्टिविटी, ऋण की उत्पादकता, और प्राथमिकता प्राथमिकता जो है तय करता है, प्राथमिकता जो है किन किन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी, इनको यहां पर ये तय करता है। डायरेक्शन बेसिकली देता है कि भाई इस डायरेक्शन में क्रेडिट को खर्च किया जाएगा, इस डायरेक्शन में जो पैसे को खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल द डायरेक्शन एंड यूज ऑफ क्रेडिट, ये याद रखना। ठीक है, अब क्वालिटेटिव टूल में अलग अलग यहां पर आपको बेसिकली यहां पर अलग अलग की टर्म्स मिलेंगी। ये प्रीलिम्स में मुझे लगता है कि अभी तक उतना नहीं पूछा गया है। मुझे लगता है कि यहां से यूपीएससी अब सवाल पूछ सकता है, शायद इस बार एक क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाए, बट लेट्स सी, ऐसी आशा कर सकते हैं बस, है ना। चलिए, तो सबसे पहले यहां पर जो पहला टर्म है दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। हिंदी में इसको कहते हैं मार्जिन आवश्यकताएं। क्या कहते हैं? मार्जिन आवश्यकताएं कहते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं आसान भाषा में, लोन की वैल्यू माइनस लोन की वैल्यू और कोलेटरल वैल्यू। समझ गए? अब तो आप समझ गए, द डिफरेंस बिटवीन लोन अमाउंट एंड द कोलेटरल वैल्यू मार्जिन इज कॉल्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट। मतलब मार्जिन आवश्यकताएं वो होती है कि भाई आपको 100 रुपए का लोन चाहिए और आपने 70 रुपए का कोलेटरल दिया है, तो आपका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो कितने का है? 30% हो गया। मतलब 100 रुपए का लोन आपको चाहिए और 70 रुपए आपने कोलेटरल वैल्यू दिया, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट 30% हो गया। तो डिफरेंस बिटवीन लोन अमाउंट एंड कोलेटरल वैल्यू क्या कहलाता है? आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट कहलाता है। ठीक है, आगे है कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। इसको कहते हैं उपभोक्ता साख या ऋण भी अच्छा वर्ड है ना, विनियमन। ठीक है, इसमें क्या होता है साहब? कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन में, इसमें आरबीआई जो है ये डिसाइड करता है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो डिसाइड करती है कि कितना मिनिमम और मैक्सिमम एक तो डाउन पेमेंट कितनी होगी एंड पीरियड कितने समय के लिए। अभी तक नहीं आया होगा समझ में, फिर दोबारा समझाता हूं। इसके तहत जो आरबीआई है ना, बार बार मैं आरबीआई कह रहा हूं तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ही समझना, है ना। तो आरबीआई ये डिसाइड करता है कि मान लो आपको घर लेना है, तो हमेशा यही होता है ना कि 10% आप डाउन पेमेंट कर दीजिए जो भी सर्कल रेट है, और 90% आप क्या करवा लीजिए? लोन करवा लीजिए। ये किसने बताया? ये आपको कार लोन केवल 7 साल के लिए मिल सकता है मैक्सिमम, अगर आप बैंक के एम्प्लॉय नहीं है तो।
आपको होम लोन जो है मैक्सिमम जैसे 20 साल के लिए, 30 साल के लिए मिल सकता है, उससे ज्यादा के लिए नहीं मिलता है। कौन डिसाइड करेगा, किसके तहत डिसाइड होगा? इस बेसिकली कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन के तहत। तो कितनी किसी चीज को लेते वक्त, गाड़ी लेते वक्त, घर लेते वक्त कितनी डाउन पेमेंट की जाएगी और कितने पीरियड का लोन मिलेगा? 7 साल के लिए लोन मिलेगा तो कार के लिए किसने डिसाइड किया है? ये डिसाइड होता है कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन के अंडर। घर के लिए 20 साल के लिए मैक्सिमम, 30 साल के लिए मैक्सिमम, डिपेंड अपॉन द एज। ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन के थ्रू। ठीक है, याद रहेगा। अब आता है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, इसको ऋण राशनिंग भी बोलते हैं। ऋण रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट हो गया, हाँ सॉरी ये हो गया रेगुलेशन नहीं, एक्चुअली रैशनिंग है, रैशनिंग। ठीक है, तो राशनिंग, ऋण रैशनिंग इसको बोलते हैं। इसका क्या मतलब है जी? ऋण रैशनिंग का मतलब यह है, ये बेसिकली मैक्सिमम कितना लोन आपको मिल सकता है ये डिसाइड करते हैं इसके अंडर। कितना मैक्सिमम, जैसे होम लोन है कितना मैक्सिमम मिलेगा जी, कार लोन कितना मैक्सिमम मिलेगा जी, कुछ खाली प्लॉट पे कितना मिलेगा जी, कंस्ट्रक्शन के लिए कितना लोन मिलेगा जी। तो मैक्सिमम लोन जो है अमाउंट कौन किसके डिसाइड होता है? रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। मॉरल सुएजन में क्या होता है कि भाई यहां पर जो आरबीआई है उसकी मॉनेटरी पॉलिसी है, तो बैंकों से ऐसी आशा की जाती है कि जो भी आरबीआई निर्णय ले रहा है, उनके जो निर्णय है, बैंक्स के जो निर्णय है, वो आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है या मौद्रिक नीति समिति ने जो मौद्रिक नीति जो निर्णय लिया है या मौद्रिक नीति है जो आरबीआई की, उसको अलाइन करे, उसके अनुसार कार्य करे बैंक, है ना, उस नीति के अनुसार कार्य करे बैंक। तो ये होता है मॉरल सुएजन। तो एक प्रकार से आपके ऊपर एक नैतिक अनुनय होता है। क्या बोलते हैं इसको? नैतिक अनुनय। एक होता है डायरेक्ट एक्शन, सीधी कार्रवाई। मान लो कि आरबीआई को ये पता लगा कि ये जो बैंक है, हमने अपनी जो पॉलिसी है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मौद्रिक नीति के अनुसार चल नहीं रहा है। मान लो इसका एनपीए बहुत ज्यादा हो गया है इस बैंक का। मान लो ये बैंक जो हम इंटरेस्ट रेट घटा रहे हैं तो घटा के ना करके बैंक बढ़ा के जो है दे रहा है। तो ऐसे में आरबीआई क्या करता है? उन बैंक्स पर सीधी कार्रवाई करता है। एक एग्जांपल देता हूं सीधी कार्रवाई का, आपने अगर सुना होगा तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन सुना होगा। जैसे पंजाब महाराष्ट्र बैंक डूबा था तो उसका अभी तक हिस्टोरिकल हाई एनपीए था, तो उसका एनपीए ज्यादा था, तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ले लिया था आरबीआई ने, उसके ऊपर कार्रवाई कर दी थी। और उस कार्रवाई के तहत उसमें कितना कितने अमाउंट का लोन दोगे, कितनी तुम्हारी अब शाखाएं खुलेंगी, सब कुछ कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल आरबीआई के पास हो गया था। तो कुछ समय के लिए होता है ताकि दोबारा से चीजें ट्रैक पर आ जाए, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से टेक ओवर करेंगे। ठीक है, तो ये होता है डायरेक्ट एक्शन। ठीक है, तो आई होप ये जो टॉपिक है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार की कोई आपको दिक्कत आए, कोई भी समस्या है कि अभी भी इसमें कुछ लग गया है कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, कमेंट बॉक्स में लिख देना। और इस बार अगर यूपीएससी के प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। साथ ही साथ जो यूपीएससी के पीवाईक्यूज हैं इस टॉपिक के बिहाफ पर उनको करने की कोशिश कीजिएगा। ट्रस्ट मी, वो बहुत आसानी से अब हो जाएंगे। तो ऐसे ही टॉपिक्स के साथ फोरम आईएएस के हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं मिलता रहूंगा गाइज। थैंक यू सो मच एवरीवन।